किस्मत का मारा हुआ और दत्कारा हुआ अजमल आखिर बंगाली बाबा नासर की दहलीज पर जा पहुंचा। बंगाली बाबा नासर कई सालों से बंगाल के बदनाम जमाना जंगल सुंदरबन में चिल्ला कशी करता था। उसने चंद ऐसे मंत्रों पर अबूल हासिल कर लिया था जिसकी बदौलत वो लोगों की आंखों में झांक कर उनके जायज और नाजायज काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि जब से वो पाकिस्तान के इस गुंजानबाद और बारौनक शहर में गैर कानूनी तरीके से आया था, लोगों की अच्छी खासी भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा रहती थी, जिनमें पढ़े लिखे और अनपढ़े दोनों तबके के लोग शामिल थे। बगल में दबाया हुआ कागजों का पलंदा एक तरफ रखकर अजमल भी दूसरे लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार के बाद उसे आमल बाबा के खास कमरे में पहुंचा दिया गया। आमल बाबा को देखकर अजमल को अपनी सोच बदलना पड़ी। 30 साला आदमी जिसके लंबे स्याह बाल कंधों तक फैले हुए थे, दाढ़ी घनी थी और आंखों में चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग मालूम हो। उसके सामने अजमल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आमल बाबा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर आंखें बंद करके हाथ में पकड़ी हुई स्याह मोटे दानों वाली तस्बीह से दाने गिराने लगा। अजमल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद बंगाली बाबा ने आंखें खोलकर उसे घूरा। हमें सब पता चल गया है, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो लड़की भी अच्छी मिलेगी, मगर ये सब बहुत मुश्किल मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको मेरे हालात के बारे में कैसे पता चला बाबा? हमारा नाम नासर बंगाली है। हम तो 7 समंदर पार की बातें भी सुन सकते हैं। ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब बोलो, जो हम कहेंगे करोगे, फिर तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी मिलेगी। बंगाली बाबा ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। अजमल फौरन बाबा के पैर पकड़ते हुए बोला, बाबा जी, मैं नौकरी के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर समझो कि तुम्हारा काम हो गया। कल 12 बजे के बाद सीधा इधर आ जाना। हम तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। अजमल ने बड़ी अकीदतमंदी से बाबा के पैर छुए और वहाँ से उठकर घर आ गया। उसका ध्यान अभी तक बंगाली बाबा की तरफ था और कई सालों से वो डिग्रियां उठाए नगर नगर के धक्के खा रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसकी माँ उसके लिए रिश्ता चलाने की कोशिश करती, मगर नौकरी न होने की सूरत में कोई भी उनके साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं था। अब अजमल ने इरादा बना लिया था कि वो किसी खलीजी मुल्क में चला जाएगा, मगर अजमल इस बात पर डटा रहा कि शायद नौकरी मिल ही जाए और उसे पाकिस्तान ना ही छोड़ना पड़े। बंगाली बाबा से मिलकर उसके दिल की डारस बन गई थी कि नौकरी का मसला तो जरूर हल हो जाएगा। वो आमल के इशारे पर कोई भी काम करेगा। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त पर आमल के दास्ताने पर मौजूद था। वो अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट भी लेकर आया था कि हो सकता है कि आमल बाबा किसी को दिखाकर इसे कोई अच्छी नौकरी दिलवा दें। लेकिन आज आस्ताने पर कोई भी साइल या जरूरतमंद नजर नहीं आ रहा था। शायद बंगाली बाबा आज छुट्टी पर हैं, अजमल ने सोचा। मगर बंगाली बाबा अपने खास कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अजमल को पीछे आने का इशारा किया और खुद अपनी निशिस्त पर जाकर बैठ गए। अजमल उनके कदमों में बैठ गया, फिर हाथ चूम कर बोला, आज आस्ताने में छुट्टी है क्या? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे काम के लिए मैंने सबकी छुट्टी करवा दी है। भाई, मुझे तुम पर तरस आ गया है। हिसाब लगाकर मैंने देखा है तो रुकावट का पता चल गया है। बस अब इसे दूर करना है। दोस्तों, अजमल ने दोबारा पाँव पकड़े और सादतमंदी से उनकी तरफ देखने लगा। अब हमारी बात गौर से सुनो। यहाँ से पूरब की तरफ शाह जलानी का दरबार है, जिसके साथ मस्जिद है। तुमको ये पोटली मस्जिद के अंदर रख कर आना होगी। इधर तुम पोटली रखोगे, उधर तुम्हारा काम हो जाएगा। नौकरी और लड़की दोनों भाग कर आएंगे। दोस्तों, आमल बंगाली बाबा ने एक स्याह पोटली अजमल को थमा दी। उस पोटली का मुंह स्याह डोरी से बंधा हुआ था। अजमल को पोटली काफी वजनी लग रही थी। वो उलट पलट कर इसे देखने लगा। ये खेलने की चीज नहीं है। अगर इसे वहाँ रखने में देर करोगे तो याद रखना बड़ा पछताओगे।
अब तुम जल्दी जाओ और इसे ठीक जगह पर रखना, वरना तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आमल ने आखिर धमकी दी। अजमल पोटली उठाए जल्दी से बाहर आ गया और पीर शाह जिलानी का दरबार वो कई बार देख चुका था, जो शहर से बाहर एक ऊंचे टीले पर वाक़या था। उससे मुल्हिक एक छोटी सी मस्जिद थी, जो कि जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर थी। दरबार और मस्जिद का दाखिली दरवाजा एक ही था। नीचे से ऊपर तक 50 के करीब सीढ़ियाँ थीं। उन सीढ़ियों के दोनों तरफ लोहे की आड़ लगी हुई थी, ताकि लोगों को आने जाने में किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। अजमल तेज तेज कदम उठाता उस मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। एक बात उसने जल्दी ही महसूस कर ली कि पोटली का वजन ज्यादा होता जा रहा था। पहले तो उसका जी चाहा कि पोटली को खोलकर देखे, मगर उसका मुंह बड़ी मजबूती से बंधा हुआ था और दूसरा बंगाली बाबा के डर से उसकी जुर्रत भी नहीं हो पा रही थी। मगर पोटली को दबाने से उसे कुछ चीज महसूस हुई। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पोटली दुगनी भारी हो गई। उसने अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि उसके कानों में सरगोशी हुई। अगर खैरियत चाहते हो तो इस पोटली को वापस ले जाओ, वरना बड़ा नुकसान उठाओगे। उसने पहले तो अपने कानों का वहम समझा और सीढ़ियों पर पांव रखना शुरू कर दिए। एक बार फिर से उसके कानों में वही आवाज पड़ी। उसने चूम कर इधर उधर देखा, मगर दूसरे लोग अपने ध्यान से आ जा रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। उसके बाद उसने 2 या 3 सीढ़ियां चढ़ी होंगी कि उसके कानों में मसलसल सरगोशियां गूंजने लगी। उसका जी चाह रहा था कि वो फौरन वापस पलट जाए। एक तो पोटली का वजन इस कदर ज्यादा था कि उसके नातवा कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था। वो आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था और पोटली का वजन नागुज़ीर हो गया था, जिससे उसके वजूद में दर्द के साथ कभी भी तारी होने लगी थी। फिर अचानक ही किसी ने उसे धक्का दिया तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसी लम्हे पोटली उसके हाथों से निकलकर नीचे आ गिरी और एक अजीब सी आवाज के साथ फट गई। फिर यकायक उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा। वहाँ मौजूद लोग इस सारे मंजर को देखने लगे। फिर अचानक ही उस धुएं से ऐसी गंदी बदबू फैलने लगी कि लोगों का सांस लेना दुश्वार होने लगा। लोगों ने अपने नाक पर कपड़े रखने शुरू कर दिए। अजमल हालात की नजाकत को समझ गया कि मसला बड़ा खराब हो गया है। लिहाजा लोगों की नजरों से खुद को बचाता हुआ वो नीचे आ गया। फिर उसने आस्ताने की तरफ दौड़ लगा दी। बंगाली बाबा के पास पहुंचकर उसने दम लिया। फिर अकड़ी अकड़ी सांसें और फूले हुए लहजे के साथ उसने सारी वारदात सुना दी। जो भी हालात उसके साथ पेश आए थे, तुमने सारे काम का सत्यानाश कर दिया। दफा हो जाओ। दोस्तों, बंगाली बाबा गुस्से से आग बगोला हो गया। अजमल गिड़गिड़ाकर उसके पाँव में बैठ गया और मिन्नत समाजित करने लगा कि बाबा, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं। किसी अनदेखी ताकत ने मुझे धक्का दिया और पोटली हाथ से नीचे गिर गई और ये सब वाकया पेश आ गया। फिर बंगाली बाबा कहने लगा, तुम्हें एक चिल्ला काटना पड़ेगा, फिर तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं ये चिल्ला काटने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए कुछ लाना पड़ेगा, फिर ये चिल्ला मुमकिन होगा। आप मुझे चीजों के बारे में बताएं, मैं लेकर आता हूँ। दोस्तों, अजमल के जहन में था कि ये कोई बाजारी चीजें होंगी। पहला काम थोड़ा मुश्किल है। किसी औरत की कब्र खोदकर उसके बाल काट कर लाने होंगे। आमल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कब्र का नाम सुनकर अजमल तो डर गया। किसी भी लड़की की कब्र खोदकर उसके बाल काट कर ले आओ। आसपास वाले कब्रिस्तान में मैंने सुबह एक लड़की का जनाजा देखा था। रात को जाओ और उसके बाल लेकर आओ। आमल की ये बात सुनकर अजमल सोच में पड़ गया कि किसी की कब्र खोदना तो दूर की बात है, आज तक वो दिन के वक्त भी कब्रिस्तान से नहीं गुजरा। मगर नौकरी पाने के लिए उसे ये खतरनाक काम करना ही था। आखिर करता क्या न करता, वो कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के पास पहुंच गया। उसकी सोच के बरक्स सलाखों वाले गेट पर कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ अंदर ही से किसी ने हल्की सी कुंडी लगाई थी। उसने कपकपाते हाथों से दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुलता चला गया। अंधेरे में डूबा कब्रिस्तान बड़ा डरावना लग रहा था। उसने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, यकायक उसे ऐसा लगा जैसे तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो। खौफ की एक सर्द लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसमें मदम सी रोशनी जल रही थी। उसने सोचा, जरूर ये झोंपड़ी इस कब्रिस्तान के गौरकन की है। अगर उसने मुझे कब्र खोदते देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
मुझे पहले ही इसे निपट लेना चाहिए। वो टॉर्च की रोशनी बुझाकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। झोंपड़ी के करीब जाकर एकदम से उसने टॉर्च की रोशनी जलाई। उसकी रोशनी झोंपड़ी के अंदर फेंकने लगा, मगर झोंपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ बढ़ने लगा, जिसके निशान आमल बंगाली बाबा ने उसे बताए थे। कब्रों के बीचों बीच यहाँ पर झाड़ियों की भरमार थी। उसे करीब ही एक ताज़ा कब्र मिल गई, जिसके ऊपर ताज़ा फूल पड़े हुए थे। उसका मतलब था कि मरने वाला 1-2 दिन पहले ही मरा था। एक बार आसपास देखकर उसने टॉर्च एक तरफ रखी और धड़कते दिल के साथ कब्र से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। मगर कब्र की मिट्टी ताज़ा थी, इसलिए आसानी से हटती चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने सारी मिट्टी हटा दी। फिर उसको कब्र पर रखी स्लेटें नजर आने लगी। उसने जब स्लेटें हटाई तो उसकी नजर कफन में लिपेटी मुर्दा औरत पर पड़ी तो खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगी। कभी उस पर तारी हो गई। उसका पसीना माथे से शराबूर हो गया। उसका दहशत से भरा दिल ये नहीं चाह रहा था कि कब्र में उतरकर उस औरत के बाल काट लाए, मगर नौकरी और छोकरी के असूल के लिए उसे ये सब कुछ करना ही था। उसने अपनी जेब से कांपते हाथों से कैंची निकाली और दूसरी तरफ से वो कफन काटने लगा। कफन काटते हुए कफन काटने के बाद उसे लड़की के बाल नजर आए, जितने बाल भी उसकी मुट्ठी में आ सकते थे। कैंची के एक ही वार से उसने वो बाल काट डाले। उसने लंबी छलांग लगाई और कब्र से निकलकर वापसी की तरफ दौड़ लगा दी, मगर कुदाल उसने वहीं छोड़ दिया। कब्रिस्तान से लेकर आमल बाबा के आस्थाने तक तकरीबन भागता भागता वो सफर बड़ा मुश्किल लग रहा था। ये सारी चीजें देखकर आमल बंगाली बाबा बड़ा खुश हुआ। उसने अजमल की बड़ी तारीफ की कि दूसरे दिन वो सारी चीजें ले आया है, जिनमें शराब की 2 खाली बोतलें और काले बकरों के खून से लबालब भरी एक बोतल थी। एक मुट्ठी की स्याह हंडिया, जिसके अंदर आमल ने उस मुर्दा लड़की के बाल रखकर उसका मुंह काले कपड़े से बांध दिया था। उसके अलावा कुछ बड़ी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां भी थीं। फिर रात को उन्होंने आस्थाने के सहन में सफेद चूने से एक दायरा खींचा और उस दायरे की गुलाई पर तमाम मोमबत्तियां रोशन कर दी। एक मोमबत्ती के साथ एक अगरबत्ती भी सुलगा दी। इसके बाद दोनों आमने सामने आलती पालती मारकर बैठ गए। शराब की एक खाली बोतल उन्होंने अपने आगे रख ली। दरमियान में कुछ वक्फा रखकर मिट्टी की हंडिया और खून से भरी बोतल रख दी। हंडिया और खून वाली बोतल के साथ ही उन्होंने कुछ मोमबत्तियां और अगरबत्तियां भी जला दी। आमल ने एक मंत्र अजमल को अजबर करवा दिया। जब दोनों ने मुसलसल 10 रातों तक उस दायरे के अंदर बैठकर वो चिल्ला कशी की, हर दफा मंत्र मुकम्मल होते ही सामने रखी शराब की खाली बोतलों पर फूंके मारना थी। 10वीं रात को उनका चिल्ला मुकम्मल हो जाता तो दोनों ने खून का एक एक घूंट पीकर एक ही मंत्र बुलंद आवाज में पढ़कर उन खाली बोतलों में फूंकना था। अजमल को पहले तो ये बड़ा अजीब लग रहा था, मगर बाद में उसे बड़ी दिलचस्पी होने लगी। आज चिल्ले की आखिरी रात थी। अजमल बड़ा खुश था कि आज के बाद उसे सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए वो इतनी कोशिशें कर रहा था। बड़ी नौकरी और एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। दोस्तों, बंगाली बाबा इस सोच में मगन था कि जिस अमल को बड़े से बड़ा अमल भी नहीं कर सका, मैंने इस नौजवान की वजह से आज ये पूरा कर लूंगा और इस पर कब्जा कर लूंगा। और उसके मिलते ही उसके पास इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। दोस्तों, मंत्र पढ़ते पढ़ते आधी रात गुजरी ही थी कि दायरे से बाहर से तेज तेज हवाएं चलने लगी। अजमल हैरान था कि इतनी तेज हवाओं के चलने के बाद भी मोमबत्तियां ठीक चल रही थी। फिर अचानक ही रात का सीना चीरती हुई एक भयानक चीख सुनाई दी। अजमल का दिल दहल गया। उसने दहशतज़दा आंखों से आमल बाबा की तरफ देखा, जो गर्दन घुमा घुमा कर किसी नादीदा वजूद को देखने की कोशिश कर रहा था। ओ बज़ाद, तुम्हें हमें डराने की जरूरत कैसे हुई? आमल बंगाली बाबा बुलंद आवाज में बोला और एकदम खड़ा हो गया। एक यकलखत एक तड़ाक की आवाज उभरी। किसी अनदेखी कुव्वत ने आमल के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। आमल चकराकर खून वाली बोतल पर जा गिरा। उसके स्याह कपड़े खून में लथपथ हो गए और वो दर्द से कराहने लगा। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसे ऊपर उठा लिया। बंगाली बाबा बुलंद आवाज में चिल्लाने लगा, क्योंकि हवाओं में उसका वजूद चक्कर खा रहा था। अजमल खड़ा खजां के पत्ते की तरह
थर-थर कांप रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। बंगाली बाबा को 1-2 चक्कर देने के बाद उस अनदेखी ताकत ने हंडिया और बर्तनों पर फेंक दिया। एक बुलंद आवाज अजमल को सुनाई दी, ओ बदबख्त इंसान, इस गनौने आदमी की झूठी बातों में आकर खुदा के घर को पलीद करने की कोशिश कर रहा था। अजमल के कानों में एक मर्दानावार रूबदार आवाज पड़ी तो वो मजीद दहशत से कांपने लगा और एक जन्नाटेदार तमाचा अजमल के गाल पर पड़ा। वो चकरा कर गिर पड़ा और दूसरी तरफ बंगाली बाबा मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और उसका जिस्म खून के बकरे में लथपथ था। अजमल ये सारा मंजर देखकर वहाँ से भाग गया और उसने दोबारा ऐसा कोई भी काम करने से तौबा कर ली कि वो अपनी जिंदगी में कोई भी शैतानी काम नहीं करेगा।